1846 से 1848 में यूनाइटेड स्टेट ने मैक्सिको पर हमला कर दिया और ट्रीटी ऑफ ग्वाडालूप हिडाल्गो के द्वारा उसे अपने आप में भी मिला लिया। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के एडिटोरियल ने तो यहां तक कहा कि ये लोग वहां जेल नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के लिए गर्मियों का रिजॉर्ट बना रहे हैं। कि यदि आप गलती करते हो तो आप जेल जाओगे, पर यदि आप जेल में गलती करते हो तो अल्काट्राज जाओगे। यानी जो व्यक्ति एक अच्छा साइंटिस्ट या थिंकर बन सकता था वो डकैती करके जेल में बैठा है। इतनी सटीक प्लानिंग जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी बड़े फिल्म मेकर ने ये पूरी स्टोरी लिखी है, क्योंकि दुनिया के सबसे सेफ जेल में वहां के प्रिजनर्स अपना ऑफिस चला रहे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यानी जिसका इस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था उसको छोड़कर सभी भाग गए और वही फंस गया। ईयर 1979 में FBI ने इस केस को यह कहते हुए बंद कर दिया कि वो लोग सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के ठंडे पानी में डूबकर मर गए थे और वहां से निकल नहीं पाए थे, जबकि रियलिटी कुछ और थी। जॉन एंगलिन ने अपने लेटर में यह तक लिखा था कि उसे कैंसर हो गया है और यदि सरकार उसका इलाज करवाने का शर्त मान लेती है तो वो आत्मसमर्पण कर देंगे, पर फिर भी वो पुनर्जागरण से पहले सैन फ्रांसिस्को के पास का ये छोटा सा अल्काट्राज आइलैंड नेटिव लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उस समय इस एरिया के आसपास ओल्होन ट्राइब के लोग रहते थे, जिनके लिए ये आइलैंड एक ट्रांसपोर्टेशन हब के साथ साथ फूड गैदरिंग साइट भी था। आप यदि इसे मैप में देखोगे तो इतना छोटा है कि आपको दिखेगा भी नहीं। ये सैन फ्रांसिस्को का मेन लैंड है और यदि आप इस मैप को और जूम करोगे तो यहाँ साइड में छोटा सा वो आइलैंड है और इसका लोकेशन भी बहुत यूनिक है। यहाँ का वाटर स्ट्रीम जनरली अधिक होता है, जिसके कारण आइलैंड के नजदीक बहुत सारे मछलियों का झुंड जाता है, तो यहाँ से मछलियां भी बहुत अधिक पकड़ी जाती थी। इतना ही नहीं, बहुत सारे कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इस आइलैंड के नेटिव पॉपुलेशन के द्वारा किए जाते थे। यदि कोई आदिवासी ग्रुप कानूनों का उल्लंघन करता था तो उन्हें समाज से बहिष्कार करके इन्हीं आइलैंड पर जनरली भेज दिया जाता था। अब यदि समय को फास्ट फॉरवर्ड करें तो आता है ईयर 1492, जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकलते हैं। उस समय तक उन्हें यह पता था कि यदि वो अपोजिट साइड से भी जाते हैं तो भी इंडिया पहुंच जाएंगे, परंतु गलती से वो अमेरिका पहुंच गए। उस समय अमेरिका के नेटिव ट्राइबल लोग इंडियंस की तरह ही दिखते थे, इसलिए क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि वो इंडिया पहुंच गए हैं और उन्होंने उन ट्राइबल नेटिव पॉपुलेशन को रेड इंडियन नाम दिया। इनफैक्ट कोलंबस को मरते दम तक ये पता नहीं था कि उन्होंने इंडिया को नहीं बल्कि एक अलग कॉन्टिनेंट खोज निकाला है। आज भी आप यदि अल्काट्राज आइलैंड पर जाओगे तो इंडियंस वेलकम, इंडियन लैंड जैसी चीजें लिखी हुई आपको मिल जाएगी, जबकि रेड इंडियन शब्द नेटिव अमेरिकन के लिए गाली की तरह यूज किया गया था। पर क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे तो इस एरिया को स्पेनियों ने अपना कॉलोनी बना लिया। उन्होंने शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के आसपास के आइलैंड पर उतना ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले कैप्टन पेड्रो फेजेस और फादर जुआन क्रेप्सी ने उन आइलैंड को देखा जब वो लोग वर्कले वाले एरिया में रिसर्च कर रहे थे। कैप्टन पेड्रो फेजेस ने अपने राइटिंग्स में भी लिखा है कि कैसे उन्होंने उस तरह 5 आइलैंड को देखा था। फिर ईयर 1775 में स्पेनिश एक्सप्लोरर जुआन मैनुअल डी अयाला पहली बार इस एरिया का सर्वे करते हैं और सैन फ्रांसिस्को का एक मैप बनाते हैं। अब ऑफिशियली तो अयाला ही पहले नॉन नेटिव व्यक्ति थे जो इस आइलैंड पर गए थे, पर इसको लेकर भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों का कहना है कि एक्चुअल में वो अल्काट्राज आइलैंड पर नहीं बल्कि येरबा बुएना आइलैंड पर गए थे। यदि आप उस समय के उनके द्वारा बनाए गए रियल मैप को भी देखोगे तो उसमें भी येरबा बुएना को ही ला इस्ला डे लास अल्काट्रासेस के नाम से लेबल किया गया है। अयाला ने अल्काट्राज के बारे में लिखा था कि जब वे लोग एंजिल्स आइलैंड के बाद दूसरे आइलैंड की खोज में निकले थे तब उन्हें एक सूखा और खड़ी ढलान वाला छोटा सा आइलैंड मिला, जिस पर ढलान अधिक होने के कारण बंदरगाह तक नहीं था। यही कारण है कि स्ट्रेंगर और ब्राउन जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि गए तो वो अल्काट्राज आइलैंड पर ही थे, परंतु गलती से ये नाम येरबा बुएना आइलैंड की जगह पर लिख दिए थे। उन्होंने कहा है कि अयाला ने अपने राइटिंग्स में जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो अल्काट्राज से मैच करता है, ना कि येरबा बुएना से। खैर जो भी हो, पर इसके अगले ही साल एक ब्रिटिश नेवी के कैप्टन फ्रेडरिक बीचे मैक्सिकन ऑफिशियल से ऑर्डर लेकर फिर से सैन फ्रांसिस्को का सर्वेक्षण किए, जिसमें उन्होंने एक्चुअल में उस आइलैंड को अल्काट्राज नाम दिया। उसके बाद भी कई दशकों तक उस एरिया को स्पेनियों ने अपना कॉलोनी बनाकर रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपना कॉलोनी बनाकर रखा था। पर वो कहते हैं ना कि समय अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। साल 1810 में मैक्सिको का भी समय बदला जब पहली बार स्पेनिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट हो गया। 16 सितंबर 1810 की सुबह 6 बजे उन लोगों ने स्पेनिश क्राउन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और लार्ज स्केल पर विद्रोह स्टार्ट कर दिए। पर ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं चली थी, बल्कि पूरे 11 साल चली और साल 1821 में ही था जब मैक्सिको को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मिला। मैं आपको मैक्सिको के बारे में इसलिए बता रहा
हूँ क्योंकि उस समय अल्काट्राज, सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका के इस तरफ का एरिया पूरा मैक्सिको में था। बाद में 1846 से 1848 में यूनाइटेड स्टेट ने मैक्सिको पर हमला कर दिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, यूटा, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, एरिजोना आदि एरिया पर कब्जा कर लिया और ट्रीटी ऑफ ग्वाडालूप हिडाल्गो के द्वारा उसे अपने आप में भी मिला लिया। पर क्योंकि अल्काट्राज आइलैंड का लोकेशन स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर था, इसलिए साल 1850 में अमेरिकी राष्ट्रपति मिलर्ड फिल्मोल ने यह आदेश दिया कि अल्काट्राज आइलैंड को विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य आरक्षण के रूप में अलग रखा जाए। उसके बाद बैक टू बैक लाखों डॉलर खर्च किए गए, इंजीनियर बोट्स बनाए गए और एक प्रॉपर मिलिट्री बेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। यदि आपको इस आइलैंड के बारे में और डिटेल जानना है तो इसके हिस्ट्री के बारे में एक एक चीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। खैर, इस वीडियो के लिए जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया। उसके बाद 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। एक्चुअली इसमें हुआ यह था कि अमेरिका के नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट के बीच ही लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। इस लड़ाई में नॉर्दर्न स्टेट पूरे अमेरिका को यूनाइट करके स्लेवरी खत्म करना चाहते थे, जिसे यूनियन ऑफ अमेरिका कहा जाता था, जबकि सदर्न स्टेट अमेरिका से अलग होकर कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका नाम से एक अलग देश बनाना चाहते थे, जिसमें यूरोपीय गोरों को यह अधिकार हो कि वो अफ्रीकी या काले लोगों को स्लेव बनाकर रख सके या खरीद बेच सके। ये बातें सुनने में बहुत अजीब लगता है, परंतु एक्चुअल में ऐसा था। कुछ लोग एक्चुअल में ऐसा सोचते थे। ये यूरोपियन जो आजकल ह्यूमन राइट का इतना लंबा चौड़ा बखान करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है वो आप देख लीजिए। उस समय यूनाइटेड स्टेट को इन सब से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके कारण वो विद्रोहियों को पकड़ कर अलग अलग जगह भेज रहे थे। जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस समय तक अमेरिकी सेनाओं के पास वॉर प्रिजनर्स को रखने के लिए कोई जेल नहीं था। इसी समय पर उन्होंने कुछ युद्धबंदियों को अल्काट्राज में भेजना स्टार्ट किया। 1861 के गर्मियों में उस एरिया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल एडविन वी सुबनेर ने 27 अगस्त को प्रेसिडेंट गार्ड हाउस में युद्धबंदियों को अल्काट्राज में ट्रांसपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया, ताकि सैन्य कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर सैन्य सुरक्षा में सुधार किया जा सके। सितंबर के शुरुआत होने से पहले ही अल्काट्राज के गार्ड हाउस में 13 स्थानीय कैदियों के साथ कुछ और कैदियों को भी पहली बार इस आइलैंड पर लाया गया। ईयर 1864 में नॉर्दर्न अमेरिका की जीत हुई और दास प्रथा समाप्त कर दिया गया। सिविल वॉर रुक चुका था, पर फिर भी जो लोग पकड़े गए थे उन्हें उसी आइलैंड पर रखा गया और बाद में भी जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में पाए गए थे उन्हें भी कई बार उसी आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाता था। उसके बाद बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर ईयर 1933 में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि उसने मिलिट्री प्रिजन को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी अरेंजमेंट कर ली है। उन्होंने कहा कि अल्काट्राज को लंबे समय से देश के सबसे अनुशासित और सबसे सुरक्षित दंड स्थानों के लिए जाना जाता है, तो ये वांटेड अपराधियों के खिलाफ एक अच्छा मूव हो सकता है। पर कैलिफोर्निया, खासकर सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले बहुत सारे लोग इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मानना यह था कि हाई प्रोफाइल्स वाले क्रिमिनल्स की पहुंच बहुत अधिक होती है और कई बार ऐसे क्रिमिनल्स अपने साथी को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में सैन फ्रांसिस्को के नजदीक उतने हाई प्रोफाइल वाले क्रिमिनल्स को रखने से वहां क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम होगी। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के एडिटोरियल ने तो यहां तक कह दिया कि ये लोग वहां जेल नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के लिए गर्मियों का रिजॉर्ट बना रहे हैं। पर इन सबसे जस्टिस डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा और 12 अक्टूबर 1933 को वो अल्काट्राज को फेडरल जेल के लिए एक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद बनता है इतिहास का एक ऐसा जेल जिससे बचकर निकलने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, द डेडली प्रिजन ऑफ अल्काट्राज। उसमें जिन लोगों को रखा गया था, यदि आप उसके बारे में जानोगे तो आपको उन क्रिमिनल्स के लिए भी दया आ जाएगी जो दूसरों को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते थे। इस जेल को स्पेशल इसलिए ही डिजाइन किया गया था ताकि वहां से कोई भाग न पाए। 24 घंटे सभी कैदियों के ऊपर नजर रखी जाती थी। दिन भर में 13 बार सभी की गिनती की जाती थी। सुबह उठते ही गिनती, सोते समय गिनती, यहाँ तक कि सोने के बाद भी गिनती की जाती थी। एक सेकंड के लिए भी कोई गार्ड की आंखों से ओझल नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय पर लगभग 3 कैदियों पर एक गार्ड को तैनात किया गया था, जो उस समय तक किसी भी जेल से बहुत अधिक था। आप इमेजिन करके देखिए कि सिक्योरिटी लेवल क्या रहती होगी। ये तो जेल के अंदर की बात है, जेल के बाहर तो इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी रहती थी। यदि कोई क्रिमिनल किसी तरह से गार्ड से बचकर निकल भी जाता तो उसकी मुलाकात होती थी बाहर खड़े गनमैन से, जो 24 घंटा इसी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहते थे। बात यदि रात की भी करे तो उस समय भी इस लाइट हाउस से पूरे आइलैंड पर नजर रखा जाता था और एक गनमैन हमेशा तैयार रहता था। एक बार के लिए यदि हम ये मान भी ले कि कोई क्रिमिनल इन सब के नजरों से बचकर निकल जाता तो उसके बाद मिलती थी 12 फीट के 2 कांटेदार फेंसिंग, जिसे पार करना उतना मुश्किल नहीं था। पर इसके बाद आता है वो एक्चुअल प्रॉब्लम जो एक नर्क के समान था। ये एक ऐसा बाउंड्री था जिसे पार नहीं किया जा सकता था। यदि सारी बाधाएं पार करने के बाद भी किसी को यहाँ से भागना होता तो 1.5 से 2 किलोमीटर तैर कर जाना पड़ता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा तैराक हो तो इतना दूर तैर सकता है, पर एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। वहाँ का पानी इतना ठंडा था कि कुछ मिनटों में ही लोगों को हाइपोथर्मिया हो जाए। उस जगह पर कोई पब्लिक शिप नहीं जाती थी, वहाँ सिर्फ ऑफिशियल शिप ही जाती थी। किसी कंडीशन में यदि किसी
किसी को वहां जाना भी पड़ता तो इसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी किसी भी तरह से देखे तो इस जेल से भाग पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की भी थी, पर या तो वो लोग मारे गए या फिर से पकड़े गए, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां से भाग निकले। उन लोगों ने कैसे प्लानिंग किया था, ये जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बिलीव नहीं होगा कि यार इतना एक्सट्रीम कोई कैसे सोच सकता है। आगे बताऊंगा अभी कि कैसे कैसे ये सब हुआ था, पर उससे पहले आप थोड़ा स्टोरी समझ लीजिए। ये जेल बनने के बाद 11 अगस्त 1934 को सुबह 9:40 पर 137 कैदियों को पहली बार इस जेल में लाया गया। ये कोई नॉर्मल जेल नहीं था। यहाँ ज्यादातर उन्हीं कैदियों को लाया जाता था जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स होते थे, उसमें भी वैसे क्रिमिनल्स जो दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुके थे या जेल में रहकर भी उनका क्राइम रुका नहीं था। आप यदि अभी भी उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाओगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि यदि आप गलती करते हो तो आप जेल जाओगे, पर यदि आप जेल में गलती करते हो तो अल्काट्राज जाओगे। धीरे धीरे और भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स को वहां शिफ्ट किया जाने लगा। ये सब तो इधर चल ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ 1 सितंबर 1926 को वाशिंगटन में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम फ्रैंक ली मॉरिस रखा जाता है। 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। फ्रैंक मॉरिस पूरी तरह से अनाथ हो जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगता है। 13 साल की उम्र में वो पहली बार क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होता है और उसके बाद तो जैसे उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। बड़ी बड़ी चोरियां करना तो उनके बाएं हाथ का खेल बन गया था। एक बार उन्हें मियामी बीच पर एक कार चोरी और डकैती करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और अटलांटा जेल भेज दिया गया था। वहां उनकी मुलाकात हुई एंगलिन ब्रदर्स से, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। उनकी स्टोरी भी सेम है। क्लेरेंस पहली बार 14 साल की उम्र में पकड़े गए थे। वे दोनों भाई एक अच्छे तैराक भी थे जो मिशिगन लेक के इतने ठंडे पानी में तैरते थे जिसमें बर्फ तक जमी रहती थी। 17 जनवरी 1958 को दोनों भाइयों ने मिलकर अल्बामा में एक नकली बंदूक के दम पर बैंक ऑफ कोलंबिया को लूट लिया। दोनों को 35 वर्ष की सजा मिली थी और अटलांटा जेल शिफ्ट कर दिया गया। वहीं वे फ्रैंक मॉरिस से मिले थे। वैसे ही एलन वेस्ट नाम के व्यक्ति भी उन्हें उसी जेल में मिले थे। एक्चुअली वो न्यूयॉर्क शहर से थे और 1955 में कार चोरी करते हुए पकड़े गए, इसीलिए उन्हें अटलांटा जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें फ्लोरिडा शिफ्ट कर दिया गया था। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी आगे कनेक्ट होगी। एलन फ्लोरिडा जेल से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कोशिश उनके लिए एक नाइटमेयर की तरह साबित होगी। वे जेल से भागने की कोशिश में पकड़े जाते हैं और उन्हें अल्काट्राज भेज दिया जाता है। उनका कैदी नंबर AZ1335 होता है। 20 जनवरी 1960 को फ्रैंक मॉरिस को भी कैदी नंबर AZ1441 के रूप में अल्काट्राज भेज दिया जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद एंगलिन ब्रदर्स भी अटलांटा जेल से भागने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं। बाद में उन दोनों को भी अल्काट्राज जेल भेज दिया जाता है, जिसमें जॉन का नंबर AZ1476 और क्लेरेंस का नंबर AZ1485 होता है। एक बार जब चारों लोग अल्काट्राज जेल पहुंच जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा प्लानिंग जो जेल के अभेद्य सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। ये सारी चीजें कैसे हुई थी, इन सबको समझने के लिए सबसे पहले आप इस जेल का ब्लूप्रिंट देख लीजिए। ये पूरा आइलैंड है और इसको यदि आप जूम करोगे तो ये एक्चुअल बिल्डिंग है जेल का। पूरे बिल्डिंग को अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है। ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी, इधर ब्लॉक सी है और इधर छोटा सा ब्लॉक डी है और ब्लॉक डी के बगल में यहाँ छोटा सा लाइब्रेरी है। हर ब्लॉक के दोनों साइड 5x2 का रूम रहता था और बीच में थोड़ा सा जगह खाली होता था जिसमें कि वेंटिलेशन के लिए पाइप या फिर और भी एसेंशियल मेंटेनेंस वाली चीजें होती थी। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसीलिए इस एरिया में सिक्योरिटी गार्ड जनरली नहीं होते थे। यदि आप हर एक रूम को देखोगे तो वो कुछ इस तरह से था। एक बेड रहता था, फिर स्टडी या फिर कुछ रखने के लिए ऐसे बना हुआ रहता था और बाकी सारी एसेंशियल चीजें जैसे पानी, वेंटिलेशन के लिए हवा इधर से आती थी। बाकी इधर डाइनिंग हॉल और किचन एरिया था। बिल्डिंग को यदि आप बाहर से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लाइट हाउस दिखेगा, इधर पानी का टंकी है, ये पावर हाउस है और कुछ इस तरह से पूरा बिल्डिंग है। ए, बी और सी ब्लॉक में रहने वाले प्रिजनर्स को हर दिन बाहर निकलने का मौका मिलता था। वो लोग आसानी से एक स्पेसिफिक टाइम में डाइनिंग रूम में जाकर खाना खा सकते थे, परंतु डी ब्लॉक की कहानी दूसरी थी। उस जेल में जाने के बाद जो लोग सुधरते नहीं थे और भागने की कोशिश करते थे उन्हें डी ब्लॉक में रखा जाता था। इस ब्लॉक में रूम का साइज थोड़ा बड़ा होता था, परंतु वो लोग सप्ताह में बस एक बार बाहर निकल सकते थे। खाना भी उन लोगों को उसी सेल में मिलता था और यदि इतना करने के बाद भी कोई ऐसा क्रिमिनल होता जो नहीं सुधरता तो उसके लिए वहाँ एक नर्क के समान रूम था, काल कोठरी। सबसे ज्यादा खतरनाक प्रिजनर्स को कुछ दिनों के लिए एक ऐसा काल कोठरी में कैद कर दिया जाता था जिसमें 1 मिनट के लिए भी सनलाइट नहीं जाती थी। ऐसे में कई लोग कई बार पागल भी हो जाते थे। आप इमेजिन करके देखिए कि यदि आपको 1 दिन के लिए बिना सनलाइट का रहना पड़े तो क्या होगा। बहरहाल जो भी हो, इसी जेल में बी ब्लॉक में सेल नंबर 151 और 152 में एंगलिन ब्रदर्स को रखा गया है। कुछ दिनों के बाद ही फ्रैंक मॉरिस को भी ब्लॉक बी में एलन वेस्ट के बगल वाला सेल नंबर 138 में शिफ्ट कर दिया जाता है। फ्रैंक मॉरिस के बारे में एक यूनिक
यूनिक बात यह थी कि उसका IQ लेवल 133 था, जो टॉप के 2-3% लोगों का होता है। यानी जो व्यक्ति एक अच्छा साइंटिस्ट या थिंकर हो सकता था वो डकैती करके जेल में बैठा है। पर उनके इसी तेज दिमाग के कारण ही था कि वो जेल से भागने का प्लान बना पा रहे थे। मॉरिस एक दिन देखता है कि उनके सेल में वेंटिलेशन के लिए एक जाली लगी हुई है, तो वो सोचता है कि यदि इस जाली को यहाँ से निकाल कर इस दीवार को चौड़ा कर दिया जाए तो वहां से निकला जा सकता है। मॉरिस और एलन वेस्ट दोनों मिलकर ये प्लान 7 और लोगों को बताते हैं और सबको अपने प्लान में मिला लेते हैं। उन 7 लोगों में से एंगलिन ब्रदर्स भी है। अब बारी है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की, पर इससे पहले कि प्लान आगे बढ़ता कुछ लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। दिसंबर 1961 में इस प्लान पर काम शुरू किया जाता है, जब एलन वेस्ट को सफाई करते समय कई सारे आरी के ब्लेड मिलते हैं। उन लोगों ने खाना खाते समय चम्मच को चुराना स्टार्ट किया, जिसे तोड़कर नुकीला बना लिया जाता और फिर दीवार खोदा जाता था। ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि वे दीवार कंक्रीट के बने हुए थे। इस प्रोसेस में और भी कई लोग पीछे हटते चले गए और अंत में मात्र 4 लोग ही थे जो इस प्लान में शामिल रहे। उन लोगों ने लगातार कई महीनों तक काम करके अपने अपने सेल के वेंटिलेशन वाले जाली को निकालकर छेद को और चौड़ा करना स्टार्ट किया। एक तरफ एंगलिन ब्रदर्स साथ में थे तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट और मॉरिस एक साथ थे। इससे उनको बहुत एडवांटेज मिलता था। वे सभी दीवार को अलग अलग शिफ्ट में छेद करते थे। यदि दोनों में से कोई एक काम करता तो दूसरा यह सुनिश्चित करता कि कोई देख न ले। वे लोग शाम 5:30 बजे अपना काम स्टार्ट कर देते थे और लगभग 9 बजे तक काम करते रहते थे। 9 बजे फिर से एक बार सभी कैदियों की गिनती की जाती और फिर लाइट बंद कर दी जाती थी, तो वे लोग भी अपना काम बंद कर देते थे। इसी दौरान जब एलन वेस्ट नाई के दुकान पर पेंट करने के लिए गए थे तो वहां से एक हेयर क्लिपर चुरा लेते हैं। उस क्लिपर से वो एक अस्थायी मोटर ड्रिल बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु इस छोटे से क्लिपर से एक खोदने लायक ड्रिल बना पाना संभव नहीं था। सौभाग्य से एलन वेस्ट को पता चला कि जेल का वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया है और उसे ठीक करने के लिए दिया गया है। एलन जब मशीन को चेक कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उसमें 2 मोटर थी। एक मोटर को चुरा लेते हैं और उसी मोटर से एक टेम्पोररी ड्रिल मशीन बनाते हैं। डाइनिंग रूम से चुराए गए चम्मच के ऊपर वाला पार्ट को तोड़कर उसे ड्रिल मशीन में फिट कर देते और फिर दीवार खोद देते। इस तरह से दीवार खोदना थोड़ा आसान हो गया था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दीवार को खोदते समय आवाज आती थी और एक छोटी सी गलती भी उनके प्लान को बर्बाद कर सकती थी। इसीलिए उन लोगों ने खोदने के लिए रात का समय चुना, क्योंकि उस समय पर हर दिन कैदियों के मनोरंजन के लिए एक संगीत समारोह होता था। उस जेल का एक रूल था कि सभी लोग अपना अपना पैशन फॉलो कर सकते थे। इसी का फायदा उठाकर फ्रैंक मॉरिस अपने पास अकॉर्डियन रखते थे और जब वो लोग काम स्टार्ट करते थे तो फ्रैंक मॉरिस अकॉर्डियन बजाना स्टार्ट कर देते थे ताकि दीवार खोदने की आवाज किसी को पता ही ना चले। अपने काम को छिपाने के लिए उन लोगों ने वेंटिलेशन वाले तार को कार्डबोर्ड से जोड़कर इस तरह से शेप किया कि वे यदि खोदे हुए एरिया पर फिट कर दिया जाए तो किसी को पता ही नहीं चले कि वहां पर कुछ किया भी गया है। कार्डबोर्ड को और ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए उन लोगों ने उसे दीवार के रंग से पेंट कर दिया। उन चारों में से एक पेंटिंग भी करते थे तो उन्हें कलर्स मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। कई महीने लगातार काम करने के बाद उन लोगों ने दीवार के छेद को इतना चौड़ा कर लिया कि वो लोग अब उससे निकलकर यूटिलिटी कॉरिडोर में जा सकते थे। उसके बाद एंगलिन ब्रदर्स ने प्लान के अगले हिस्से पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अलग अलग जगह से साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट जैसी चीजों को जमा किया और सभी के लिए एक नकली सिर बनाया। उन्होंने इस डमी सिर को स्किन कलर से पेंट किया और नाई के पास से कुछ बाल चुरा कर लाए और उन सभी को असली जैसा बाल लगा दिए। ये सभी उनके सिर है। आप देख सकते हैं कि ये कितना रियलिस्टिक दिखता है। आगे के प्लान के लिए उन सब ने यूटिलिटी कॉरिडोर के पाइप से ऊपर चढ़कर अपने सेल ब्लॉक के ऊपर एक टेम्पोररी ऑफिस सेटअप कर लिया। जब उसमें से कोई वर्कशॉप में जाते थे तो अपने जगह पर वही डमी सिर रख करके आते थे। यानी दुनिया के सबसे सेफ जेल में वहां के प्रिजनर्स अपना ऑफिस चला रहे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। भागने के लिए जो भी सामान लगना था वो लोग धीरे धीरे इकट्ठा करके उसी वर्कशॉप में रखने लगे। जेल से निकलने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी नाव की, ताकि वो लोग वहां से भाग सके। इसके लिए वो रेनकोट जमा करने लगे। कुछ महीनों में ही वो लोग एक एक रेनकोट मांग कर या चुरा कर इतना जमा कर लिए जितना कि एक नाव बनाया जा सकता था। इसी समय पर चारों लोगों ने मिलकर उन सभी चीजों को इकट्ठा किया जिसकी जरूरत उन्हें भागने में हो सकती थी। जो चीजें बनाने वाली थी उन लोगों ने उसी वर्कशॉप में उन सभी चीजों को बनाया। रेनकोट को सी कर उसमें ग्लू लगाकर नाव भी उन्होंने वहीं पर बनाया। लाइफ जैकेट और नाव को चलाने के लिए चप्पू भी वो वहीं पर बनाए थे। जब वो लोग ऐसा करते थे तो सभी लोग एक साथ वर्कशॉप में नहीं जाते थे, बल्कि दोनों ग्रुप में से एक एक व्यक्ति जाते थे और दूसरा नीचे ही रहते, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। जो लोग ऊपर जाते थे वो अपना डमी सिर इस तरह से प्लेस करके जाते थे ताकि यदि कोई चेक करने के लिए भी आए तो भी उन्हें लगे कि वही दोनों सो रहे हैं। ये उनके वर्कशॉप का
का रियल इमेज है, आप देख सकते हैं। इन सारी चीजों का अरेंजमेंट करते करते जून 1962 आ गया। सब कुछ अरेंजमेंट होने के बाद अब जरूरत थी एक ऐसा रास्ता ढूंढने की जिससे बिल्डिंग से बाहर निकला जा सके। वहां से छत की ऊंचाई 30 फीट थी, तो ऐसे में छत पर चढ़ना पॉसिबल नहीं था। पर यूटिलिटी कॉरिडोर में बहुत सारे पाइप ऊपर से नीचे गए हुए थे, जिसमें से कि एक वेंटिलेशन वाला भी था। तो वो लोग पाइप के ऊपर चढ़ गए और ऊपर के वेंटिलेटर्स को एक दो दिन में धीरे धीरे करके वहीं पर खोलकर उसे अटका दिया। वैसे तो उस कॉरिडोर में कोई आता जाता नहीं था, परंतु एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए उन लोगों ने साबुन से नकली बोल्ट बनाकर वेंटिलेटर्स में लगा दिया, ताकि यदि कोई देखे भी तो भी उन्हें शक ना हो। जाहिर सी बात है कि इतना आगे आकर वो लोग कोई भी ऐसी गलती करना नहीं चाहेंगे जिससे कि उनका प्लान फेल हो जाए। 12 जून के सुबह हर रोज की तरह 6:30 बजे घंटी बजती है और सभी कैदियों की गिनती शुरू होती है। सभी लोग अपने सेल के दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। एलन वेस्ट भी अपने सेल के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, परंतु फ्रैंक मॉरिस और दोनों एंगलिन ब्रदर्स अभी तक सो रहे थे। गार्ड्स को ये चीजें बहुत अजीब लगती है, क्योंकि जनरली ऐसे कभी हुआ नहीं था आज तक। गार्ड को कुछ शक होता है और वो लोग उसको उठाने के लिए जाते हैं। जैसे ही गार्ड जॉन एंगलिन के सिर को हिलाते हैं, उसका सिर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। एक्चुअली उस समय वहां पर तीनों का डमी सिर रखा हुआ था और वो लोग जेल से भाग चुके थे। एक रात पहले जब 9:30 बजे लाइट बंद हुआ था, तो उसके तुरंत बाद फ्रैंक मॉरिस वर्कशॉप से अपने डमी सिर को लाकर बेड पर इस तरह से रखते हैं ताकि देखने वालों को लगे कि फ्रैंक मॉरिस ही वहां सोया हुआ है। आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स तो अपने सेल से निकल गए थे, परंतु एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हुआ यह था कि खुदाई करते समय एलन वेस्ट के सेल में छेद का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने उसे अच्छे से छिपाने के लिए उसमें सीमेंट लगाकर अच्छे से पैक कर दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जब वो लोग उस रात ग्रिल को निकालने लगे तो वो निकल ही नहीं रहा था। हालांकि क्लेरेंस एंगलिन उस रात वेंटिलेटर ग्रिल को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लात से मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सीमेंट शायद थोड़ा ज्यादा लग गया था। वो लोग एक लाइफ जैकेट वहीं पर छोड़कर वेस्ट से बोलते हैं कि वो जल्दी इस ग्रिल को हटाकर ऊपर आ जाए। तब तक वो लोग वेंटिलेटर के ऊपर वाले पार्ट को हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी एलन वेस्ट असफल रहते हैं। समय बीतता जा रहा था और जल्द ही फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ऊपर वाले वेंटिलेटर को हटाने में सफल हो जाते हैं। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। यदि आप मैप में देखोगे तो वो लोग यहाँ वाला वेंटिलेटर हटाकर ऊपर आए थे। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ इसके जस्ट बगल में एक सर्च लाइट है जिससे वो लोग पकड़े जा सकते थे। वो लोग किसी तरह से बचते बचाते यहाँ सावर वाले एरिया तक पहुँचते हैं और पाइप से नीचे उतर जाते हैं। जब वो लोग छत पर चढ़े थे तो वेंटिलेटर का कैप गलती से गिर गया था, जिसे एक गार्ड ने सुना भी था, परंतु उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स कुछ देर तक एलन वेस्ट का इंतजार भी करते हैं, परंतु जब वेस्ट समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो लोग इधर आकर यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जनरली सर्च लाइट की लाइट नहीं आ पाती थी। यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो अपने नाव में हवा भरने लगते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि एलन वेस्ट को अकॉर्डियन बजाना पसंद था, जिसकी आड़ में वो दीवार की खुदाई करते थे। उसी अकॉर्डियन का यूज वो नाव में हवा भरने के लिए करते हैं। नाव और लाइफ जैकेट में हवा भरने के बाद वो वेस्ट को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद एलन वेस्ट के सेल का ग्रिल भी निकल जाता है, परंतु जब तक वो ऊपर जाते हैं तब तक वहां से वो सभी निकल चुके थे। यानी जिसका इस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था उसको छोड़कर सभी भाग गए और वो वहीं फंस गया। अगले दिन जैसे ही ऑफिसर्स को ये बात पता चली, वे सभी कैदियों के सेल को चेक करते हैं तो एलन वेस्ट पकड़ा जाता है। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने किए की सजा काटे या सरकारी गवाह बनकर इन सब मामलों से निकल जाए। एलन वेस्ट ने दूसरा ऑप्शन चुना और सारा प्लान A to Z वर्ड बाय वर्ड ऑफिसर्स को बता दिया। उन लोगों का वहां से भागने के बाद प्लान ये था कि वो एंजल आइलैंड पर जाएंगे और वहां एक दुकान में कपड़ा चुराएंगे ताकि किसी को इस बात का शक ना हो कि वो लोग जेल से भाग कर आए हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ मरीन काउंटी जाएंगे। ये बात जानने के बाद मैसिव लेवल पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। आइलैंड पर बहुत सारे डॉग मंगाए जाते हैं, यहाँ तक कि FBI को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया जाता है, परंतु उन सब का कोई फायदा नहीं मिलता है। कोई भी सुराग उन सब की मिलती नहीं है। मिलता है तो बस वही रेनकोट के फटे हुए कुछ कपड़े और एक चप्पू। आप यदि इस पूरे इंसिडेंट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी महान फिल्म मेकर ने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। बहुत सालों तक हर एक एविडेंस के जांच करने के बाद भी उन सब का कोई सुराग नहीं मिला। एलन वेस्ट ने जो बताया था कि वो लोग दुकान में चोरी करेंगे, तो उस समय पर उस एरिया में कोई चोरी भी नहीं हुई थी। अंत में हार कर FBI ने ईयर 1979 में इस केस को यह कहते हुए बंद कर दिया कि वो लोग सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के ठंडे पानी में डूबकर मर गए और वहां से निकल ही नहीं पाए थे। पर बाद में से बहुत सारे एविडेंस मिले जिससे ये साबित हो रहा है कि वो वहां से जिंदा बाहर निकल गए थे। जेल से भागने के कई सालों बाद एंगलिन फैमिली के कई सदस्यों ने यह दावा किया कि उन्हें उनके भाइयों से कार्ड और पोस्ट
कार्ड मिले थे। उनकी मां की मृत्यु होने तक क्रिसमस पर हर साल उन्हें एक गुमनाम रूप से फूलों का गुच्छा मिलता था। जब उनकी मां की मृत्यु हुई थी तो एबनॉर्मल रूप से भारी मेकअप किए हुए 2 औरत भी शामिल हुई थी। परिवार के सदस्यों का मानना था कि वो लोग जॉन और क्लेरेंस ही थे जो बेस बदल कर आए थे। 1989 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तब क्लेरेंस के एक भाई रॉबर्ट ने यह दावा किया कि वो 2 लोग बड़ी दाढ़ी में उनके पिता के अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। वो लोग उनके सबके पास रोए भी थे और फिर चले गए। रॉबर्ट ने कहा था कि शायद वे उनके भाई ही थे। रॉबर्ट एंगलिन के कथित तौर पर 2010 में उनकी मृत्यु से पहले परिवार के सदस्यों को बताया था कि वो 1963 से लेकर लगभग 1987 तक जॉन और क्लेरेंस के संपर्क में था। साल 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग को जॉन एंगलिन का एक लेटर भी मिला था जिसमें उन्होंने बताया था कि फ्रैंक मॉरिस की मृत्यु 2008 में हो गई थी और उन्हें एक अलग पहचान देकर अलेक्जेंड्रिया में दफना दिया गया था। क्लेरेंस एंगलिन की मृत्यु भी 2011 में हो गई थी। उन्होंने लिखा था कि उसे कैंसर हो गया है और यदि सरकार उसका इलाज करवाने का शर्त मान लेती है तो वो आत्मसमर्पण कर देंगे। हालांकि इस पत्र को किसी भी तरह से सही साबित नहीं किया गया और ना ही इसे खारिज किया गया था। बाकी उनकी ये मिस्ट्री आज तक मिस्ट्री ही बनी रही क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सबूत मिले थे जिससे लोगों को लगा कि वो मर चुके हैं। FBI ने अपने सारे सबूत यूनाइटेड स्टेट मार्शल सर्विस को दे दिया था जिसकी जांच अभी तक चल रही है। उन लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है और ये केस 2030 में जाकर समाप्त होगी जब वो लोग 100 साल के हो जाएंगे।